हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यीलिंग मैट्रियार्क। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लॉक्ड अवे फैनफिक का लास्ट पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट सुना था तो आप जानते हैं कि ये कहानी है प्यार, जुदाई और उम्मीद की। इस पार्ट में हम देखेंगे कि क्या वेइंग और लांजान फिर मिल पाएंगे या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेइंग जितना गुसू के करीब आता गया उतना ही उसका दिल कहता गया कि ये सब गलत है। जब उसने ये फैसला लिया था कि वो गुसू जाएगा तब वो बहुत ज्यादा इमोशनल था, दिल से पूरी तरह टूटा हुआ। लेकिन अब वापस जाना मुमकिन नहीं है। उसे कुछ जवाब चाहिए, बस इतने कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सके। उसका किसी की जिंदगी में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। वो बस एक बार लांजान की आंखों में देखना चाहता है, ये कंफर्म करने के लिए कि जो कभी उसने सोचा था कि उन दोनों के बीच में था, अब उसमें कुछ भी बचा नहीं। जब वेइंग गुसू पहुंचा, सेरेमनी शुरू होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। पूरा शहर एक अलग ही रोशनी और खुशी से भरा हुआ है। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं लान क्लैन के वारिस और कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे रिस्पेक्टेड कल्टीवेटर की शादी को। जब वो उन सीढ़ियों तक पहुंचा जो क्लाउड रिसेसेस की तरफ जाती है, तो उसके कदम रुक गए। उसका दिल खुदगर्ज लगने लगा। लांजान की शादी हो रही है और यीलिंग पैट्रियार्क का उसी वक्त दिख जाना, ये तो शायद किसी का भी सपना नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि उसे क्लोजर चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पूरे शहर की सबसे बड़ी शादी में दखल देने का हक है। वेइंग मुड़ने ही वाला होता है जब वो किसी के सीने से टकरा जाता है। बिना देखे ही वो झट से झुककर माफी मांगते हुए साइड होने ही वाला था जब उसके दोनों कंधों पर दो हाथ आए। ये अनजानी कांटेक्ट वेइंग को एकदम शॉकिंग लगा और उसका सर तुरंत उठा और उसने वो जानी पहचानी हुई आंखें और एक गहरी दबी दबी सी मुस्कान को देखा। ज़ेउजुन वेइंग की मुंह से निकल गया और वो मन ही मन अपने आप पर गुस्सा हो गया कि आखिरी वक्त में वो पहचान लिया गया, जबकि वो तो बस वापस मुड़कर ये पूरी सुसाइड मिशन छोड़ने ही वाला था। सीचन मुस्कुरा कर बोलते हैं, मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैंने तुम्हारा यहाँ आना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा वेवुशन। सीचन का टोन हल्का और शांत है, लेकिन जब वेइंग ने सीचन की थकी हुई आंखों में देखा तो उसे याद आया कुछ कल्टीवेटर्स कुछ हफ्ते पहले बात कर रहे थे कि सीचन ने लगभग 4 साल बाद अपना सेक्लूजन छोड़ा है। वेइंग भी मुस्कुराकर कहता है, मुझे भी आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। आप कैसे हैं? वेइंग ने पूछा, सीचन के उस बात को इग्नोर करते हुए जो यहाँ वेइंग की मौजूदगी को अनएक्सपेक्टेड बता रहे थे। सीचन जवाब देते हैं, सब थोड़ा हेक्टिक हो रहा है यहाँ, लेकिन मैं संभाल लूंगा। अब सीचन की नजर वेइंग की आंखों में घुस चुकी है। वेइंग उस नजर में कुछ पढ़ पा रहा था, कुछ पुरानी सी नफरत या शायद रंजिश, जो शायद उसी के लिए है, पर क्यों? वेइंग को ये समझ नहीं आया। सीचन वेइंग से पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो वेउशन? अब उसका टोन पहले से थोड़ा कोल्ड हो चुका है, जो वेइंग के दिल में एक अजीब सी घबराहट ले आया। वेइंग को पता है कि यीलिंग पैट्रियार्क का यहाँ आना खास तौर पर ऐसे एक मौके पर किसी को भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन
ये भी तो सच है कि वेइंग और लानजान एक वक्त में काफी करीब थे। तो फिर सीचेन इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? जो लोग उनका पुराना रिश्ता जानते हैं उनके लिए तो ये बात अजीब नहीं होनी चाहिए कि वेइंग लानजान की शादी में आया है। वेइंग कहता है, मैंने सुना कि लानजान हांगोंगजुन की शादी हो रही है, तो मैं उसे बधाई देना चाहता था। लेकिन शायद आप ठीक कह रहे हैं, मेरा यहाँ होने से मेहमानों को अच्छा नहीं लगेगा। मेरे और बाकी कल्टीवेटर्स के बीच पास्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद शायद मुझे आना ही नहीं चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कीजिए। वेइंग की नजर दोनों के बीच के जमीन पर टिकी हुई है। माफी मांगते हुए उसने एक बार और झुककर प्रणाम किया और मुड़कर जाने लगा जब सीचन उसे पीछे से आवाज लगाता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन के बारे में केयर करूंगा जब मुझे ये पता है कि तुम्हें देखकर मेरा भाई खुश होगा? सीचन की बात सुनकर वेइंग ने पलट कर देखा। वो पूरी तरह समझ नहीं पाया कि सीचन क्या कहना चाहते हैं। सीचन फिर से बोलना स्टार्ट करता है, जब से वांगजी क्लाउड रिसेसेस वापस आया है उसने अपने आप को सबसे बिल्कुल अलग कर लिया है, मुझसे भी। वो मुश्किल से कुछ बोलता है, सिर्फ लेक्चर्स के दौरान बात करता है। वो अपने कमरे से भी तभी निकलता है जब जरूरत हो। पहले कुछ महीने तो बिल्कुल उदास रहता था वो। रोज सुबह शाम वांगजी वही एक धुन बजाता रहता था, बार बार, जब तक उसकी उंगलियों से खून नहीं निकलने लगती थी। सीचन की बातें सुनकर वेइंग का तो जैसे सांस ही रुक गई। तो लानजान भी वेइंग को पुकार रहा था। लानजान ने भी वेइंग को उतना ही याद किया जितना वेइंग ने लानजान को याद किया, लेकिन लानजान ने कभी वापस उस जगह पर आने की हिम्मत नहीं की जहां वो दोनों बिछड़े थे। सीचन ने शायद वेइंग की आंखों में उभरती उम्मीद को देख लिया, क्योंकि अगले ही पल सीचन की नजरें थोड़ी सॉफ्ट हो गई और फिर वो कहने लगे, तुमने वांगजी का दिल तोड़ दिया वेवुशन। तुम उसे छोड़कर चले गए, जबकि वो चाहता था कि तुम उसके साथ रहो, पर वो तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ यहाँ नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें जाने दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा उसके साथ रुकने का। उसने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, इसी उम्मीद में कि तुम फिर से क्लाउड रिसेसेस के दरवाजे से अंदर आते हुए नजर आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। वेइंग कहता है, लेकिन मैं। वेइंग अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उससे पहले ही लान सीचन फिर से कहने लगे, ऐसे ही 8 महीने इंतजार करने के बाद वांगजी मेरे पास आया और मुझे लाइब्रेरी लेकर गया। लाइब्रेरी में उसने मुझे एक फॉरबिडन किताब दी और मुझे उस पर एक फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने के लिए कहा। वेइंग घबराने लगता है और सीचन से पूछता है, वो कैसा टेक्निक था? सीचन कहते हैं, वो एक ऐसी टेक्निक है जिसे एक ऐसे कल्टीवेटर ने बनाया था जिसने अपने हस्बैंड को खोया था जब उसके हस्बैंड ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो टेक्निक दिल के सबसे गहरे कोने में सारे जज्बात को लॉक कर देती है, गुस्सा, दुख, तन्हाई, लेकिन साथ ही खुशी और प्यार भी। जब वो टेक्निक वांगजी पर यूज हुआ, वो सिर्फ अपनी एक परछाई बन गया। ना उदासी थी, ना दर्द, लेकिन किसी और इमोशन का एहसास भी नहीं बचा। वेइंग लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, घुटने उसके वजन के नीचे डगमगा गए और वो पास के एक पेड़ का सहारा लेकर खुद को संभाल पाया।
उसने ये क्या कर दिया? जब वेइंग नाइट हंटिंग करने के लिए अकेले दुनिया की सफर पर निकला था, उस वक्त वेइंग ने सोचा था कि लांजान की जिंदगी उसके बिना बेहतर होगी। लांजान की रेपुटेशन को और दाग नहीं लगेगा। लांजान ने उसके लिए पहले ही इतना कुछ कुर्बान किया था, इसलिए उसने सोचा था कि उसे जाने देना ही बेहतर होगा, ताकि लांजान वो सब पा सके जो वो सच में डिजर्व करता है। लेकिन वेइंग का दिल तो हमेशा यही चाहता रहा कि एक दिन लांजान वापस उसके पास आएगा, कि वेइंग के बिना लांजान का जीना मुश्किल होगा। जैसे वेइंग के लिए एक ऐसी दुनिया इमेजिन करना नामुमकिन था जहां वो लांजान से प्यार नहीं करता हो। सीचन अब भी वेइंग को गौर से देख रहा है। जब सीचन ने वेइंग के आंखें आंसुओं से भरे हुए देखा और उसकी कितनी बुरी हालत हो रही है ये देखा, जैसे वेइंग की पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी हो, तब सीचन को कुछ रियलाइज हुआ और वो वेइंग को कहते हैं, तुम नहीं जानते थे। वेइंग ने उसकी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी धुंधली खोई हुई नजर कहीं और ही है। वेइंग का एक हाथ उसके सीने के कपड़ों को कसकर पकड़े हुए है, जैसे वो उस दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा हो जो उसके दिल को चीर रहा है। सीचन अचानक बोल पड़ते हैं, तुम्हें पता ही नहीं था कि वांगजी तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कि तुम वापस उसके पास आओगे। तुम्हें वांगजी के फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सीचन के चेहरे पर अब एक अलग ही रोशनी थी, जैसे इस पूरी बातचीत ने उनके अंदर के सारे डाउट्स मिटा दिए हो। लेकिन वेइंग के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कि सीचन इतना खुश किस बात पे हो रहे हैं। वेइंग का दिल चाह रहा था कि जमीन में कोई सुराख हो जाए और वो उसमें समा जाए। जिस इंसान से वेइंग ने जिंदगी भर प्यार किया, वो भी उससे प्यार करता था, लेकिन अब नहीं। अब वो चाहकर भी कभी भी वेइंग से प्यार नहीं कर सकता है। अब कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं रहा। और ये शादी, ये तो अब वेइंग के प्रॉब्लम्स में सबसे छोटी बात लग रही है। वेइंग खुद से ही धीरे से कांपती हुई आवाज में कहता है, अब मैं क्या करूं? आंसू अब भी वेइंग के चेहरे पर बह रहे हैं। वो फिर से घुटनों के बल बैठ गया। इस मजबूरी के बोझ के नीचे दब गया है वो। सीचन कहते हैं, अंकल ने वांगजी की एंगेजमेंट एक बहुत ही अमीर क्लैन के इकलौते वारिस के साथ तय कर दिया है। वांगजी ने पहले उसे कभी देखा भी नहीं है। अपने फीलिंग्स के बिना उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब हमें ये शादी रोकनी होगी। सीचन की बात सुनकर वेइंग एकदम चौंक गया। उसकी आंखों में सिर्फ खामोशी ही दिख रही है। और फिर अचानक वेइंग हंसने लगा, पागलों की तरह हंसने लगा, जैसे पूरा दर्द एक भारी सी हंसी में बदल गया हो। वेइंग का एक हाथ अपने सीने को जोर से पकड़ के रखे हुए है, जैसे कि ऐसा करने से उसका दिल का दर्द कम हो जाएगा। वेइंग कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि ये बात कि मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं जैसा आप लोगों ने समझा, इसका शादी रोकने से क्या लेना देना है? अगर मुझे पता होता कि लांजान मुझसे प्यार करता है तो मैं बिना सोचे समझे दौड़ के यहाँ आ जाता। और मुझे लगता है अगर लांजान को मेरे फीलिंग्स पता होते तो वो भी ऐसा ही करता। लेकिन अब उसके पास मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची है। क्या खाक फीलिंग्स,
उसके पास अब कोई भी इमोशन ही नहीं बचा। वेइंग के आवाज में अब दर्द क्लियरली सुनाई दे रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा दर्द ज्यादा बुरा है, ये सोचना कि लांजान ने कभी उसे प्यार किया ही नहीं, या ये कि अब लांजान कभी उससे दोबारा प्यार कर नहीं पाएगा। सीचन कहते हैं, एक रास्ता है। वेइंग ने धीरे से अपना सर उठाया और सीचन की ओर देखते हुए पूछता है, आप कहना क्या चाहते हैं? सीचन फिर से कहता है, वांगजी के फीलिंग्स वापस लाने का एक रास्ता है। वो दोनों तेजी से जिंगशी की तरफ बढ़ने लगे। उनके कदम घबराहट भरे हैं, लेकिन एक उम्मीद भी है। सीचन की बातें बार बार वेइंग के दिमाग में गूंज रहे हैं। एक छोटी सी उम्मीद उसके दिल में भर रहा है, जो उसने पिछले कुछ सालों में महसूस नहीं किया। सीचन वेइंग को रास्ते में कहता है, जब मैंने वो टेक्निक परफॉर्म किया और देखा कि वांगजी क्या बन गया है, तो मुझे तुरंत समझ आया कि मुझे इसे पलटने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। वांगजी सिर्फ एक साया बन गया है, उस इंसान का जिसके साथ मैं बड़ा हुआ, जिसे मैं जानता था। उसका बस एक खोखला सा हिस्सा बचा है। मैं खुद को माफ नहीं कर पाया कि मैंने उसे ऐसा होने दिया। मुझे कुछ करना चाहिए था। अगर तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में मुझे पता होता, तो मैं तुम्हारे पास आता, तुमसे कहता कि वापस चलो मेरे साथ। उसका दर्द इतना गहरा था कि मैं सिर्फ उसे राहत देना चाहता था। फिर मैं लाइब्रेरी वापस गया और बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक और फॉरबिडन किताब मिली। उसमें कुछ टेक्निक्स के इफेक्ट्स को पलटने का जिक्र था। उसमें लिखा था कि अगर किसी के इमोशंस को अनलॉक करना हो, तो पहले उसके ट्रू लव को ढूंढना पड़ता है। तब मुझे इस बात का ज्यादा मतलब समझ नहीं आया, लेकिन अब जब तुम यहाँ हो, तो हमें कुछ करना ही होगा, कुछ भी। जब दोनों लांजान के कमरे तक पहुंचे, तो वेइंग बिना किसी दस्तक के अंदर घुस गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरा खाली था। उसका दिल एकदम से घबरा गया। उसने घूमकर सीचन की तरफ देखा। तभी क्लाउड रिसेसेस के किसी और हिस्से से एक म्यूजिक बजना स्टार्ट हुआ। सीचन एकदम से रुक गया, जैसे उसे कुछ याद आया हो। सीचन कहता है, शादी शुरू हो गई है। इससे पहले कि सीचन कुछ और सोच पाता, वेइंग उसके पास से बिजली की तरह निकल गया और सीधा मेन हॉल की तरफ दौड़ने लगा। वेइंग टाइम पे पहुंचा। बस इतना देख पाया कि एक औरत लाल और सुनहरी शादी के जोड़े में मंडप की तरफ बढ़ रही है और उसके पीछे के दरवाजे बंद हो गए। नहीं! वेइंग ने चीख कर कहा और हाथ बढ़ाया ताकि दरवाजा दोबारा खोल सके, लेकिन इससे पहले ही पहरेदार उसके सामने एक लाइन में खड़े हो गए और एंट्रेंस को रोक दिया गया। कहीं से आदेश दिए जा रहे हैं। कुछ लोग उसे पहचान गए हैं, यीलिंग पेट्रियार्क। अब वेइंग की तरफ कई तलवारें तंग गई है, जैसे वो कोई खतरा हो। वेइंग के अंदर से एक पुराना गहरा गुस्सा उभर आया और उसने अपनी पीठ के पीछे हाथ ले जाके बांसुरी निकाली। तभी दरवाजा एक बार फिर से खुल गया। लैंशिरेन दरवाजे से बाहर आते हैं और पहरेदारों से कहने लगते हैं, क्या हो रहा है यहाँ? सेरेमनी तो स्टार्ट हो चुकी है। तुम? लैंशिरेन की नजर वेइंग पर पड़ते ही उनके आंखों में गुस्सा और नफरत छा गया।
अगर लांजान तक पहुंचने के लिए वेइंग इतना डिटरमिन नहीं होता तो शायद वो डर से पीछे हट जाता। लेकिन इस पल में वेइंग रुकने वाला नहीं है। उसने अपनी बांसुरी होठों तक उठाई और बजाना शुरू किया। एक और जिंदगी में वो बांसुरी बजाता तो शायद रिजेंटमेंट एनर्जी के लिए होती, वेन्निंग को बुलाने के लिए या फिर दुश्मनों को मिटा देने के लिए। लेकिन अब ये धुन जो वेइंग अपनी बांसुरी पर बजा रहा है, इस धुन का डिमोनिक कल्टीवेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो वही धुन है जो वेइंग के दिल को याद है, वही सुर जो उसने हर दिन पहाड़ी के ऊंचे चोटी पे बजाया था, जहां वेइंग अपने प्यार से बिछड़ा था। एक उम्मीद है इस धुन में, जैसे एक दिल दूसरे दिल को बुला रहा हो। लैन शिरेन गुस्से में पहरेदारों को ऑर्डर देते हैं, पकड़ो उसे, बांसुरी मत बजाने दो, जरूरत हो तो मार डालो। जैसे ही पहरेदार वेइंग की तरफ बढ़ने लगे, सीचन भी उसके समर्थन के लिए तलवार निकालने ही वाला था। तभी दरवाजा एक बार फिर से खुल गया और वेइंग ने उसे देखा। वेइंग जैसे सांस लेना ही भूल गया, जिसके लिए उसने सालों इंतजार किया। उसके कदम बाहर पड़े। लांजान, वो लाल वेडिंग रोब्स में पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन कुछ अजीब है, उसकी आंखों में एक खालीपन, एक सूनापन है जो पहले कभी नहीं था। लांजान वेइंग की तरफ देखता है और कोल्ड आवाज में कहता है, वेउशियन। लांजान दरवाजे पे ही खड़ा है, इतना पास, लेकिन फिर भी कितना दूर। वेइंग ने एक चुभन महसूस की अपने सीने में, जैसे ही उसने लांजान के मुंह से अपना फॉर्मल नाम सुना, जो लांजान कभी यूज नहीं करता था। वेइंग ने बांसुरी बजाना जारी रखा और तब उसने देखा, मुस्कुराहट नहीं, लेकिन एक हल्के से बदलने वाली भावना, जैसे कोई याद वापस आ रही हो। वेइंग की आंखें फिर से आंसुओं से भर गई। सब कुछ धुंधला दिख रहा है। और तब वेइंग ने देखा, लांजान धीरे धीरे, थोड़ा लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी लैन शिरेन ने लांजान का हाथ जोर से पकड़ लिया, लांजान को अपनी ओर खींच लिया ताकि वो उस इंसान के पास ना जा सके जो सब कुछ बिगाड़ सकता है। लान शिरेन गुस्से में लांजान से कहता है, वांगजी, तुम वापस अपनी पत्नी के पास जाओ। लान क्लैन का भविष्य इस शादी पे टिका है और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम लोग और ज्यादा बदनामी लाओ हमारे नाम पर। लान शिरेन लांजान को खींचकर दोबारा मेन हॉल की तरफ ले जाने लगे और उस पल में लांजान रुक गया, पीछे मुड़कर देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, कुछ करना चाहता हो। और वेइंग बस खड़ा रह गया, बेहाल, मजबूर। अब भी वेइंग की तरफ कई तलवारें तनी हुई है, उसे रोकते हुए। आवाज में एक बेपनाह बेचैनी लेकर वेइंग पुकारता है, लांजान। रात के अंधेरे में एक ही पतले पुल पर चलना, तुमने ही तो कहा था कि ये गलत नहीं है। तब तुमने डिसाइड किया था मेरे साथ रहने का, हर उस शख्स के खिलाफ जाने का जो हमारे बीच में आने की कोशिश कर रहे थे। प्लीज लांजान। इस बार लांजान ने अपने अंकल की पकड़ से झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में बस उलझन है, जैसे उसके दिल में क्या चल रहा है वो खुद समझ नहीं पा रहा हो। लांजान ने अपना हाथ
जोर से अपने सीने पे रखा, जैसे उस दर्द को समझना चाहता हो। और तब लानजान वेइंग के तरफ बढ़ने लगा, पहरेदारों को धक्का देते हुए, जो अब पीछे हट गए हैं, क्योंकि अब हंगवांगजुन खुद बीच में आ गया है। लानजान वेइंग के बिल्कुल सामने रुक गया। आंखों में अब भी वो खालीपन है, लेकिन साथ में कंफ्यूजन भी है। लानजान वेइंग से कहता है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए। वेइंग ने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए अपना नीचे वाला होठ बाइट कर लेता है। अब वेइंग के पास और कुछ कहने को बचा ही नहीं था। क्या वेइंग वाकई लानजान का ट्रू लव है? उसे देखने से लानजान की यादें तो वापस नहीं आई। वेइंग ने एक गहरी सांस ली। अब जब लानजान उसके सामने खड़ा है, वेइंग ने डिसाइड कर लिया कि चाहे जो हो, सच बोलना जरूरी है। अगर आज के बाद वो दोनों बिछड़ भी जाए, तो कम से कम वेइंग ये तो जान के जाएगा कि उसने लानजान के सामने अपना दिल खोल के रख दिया है। वेइंग लानजान से कहता है, जब से हम आखिरी बार मिले, मैंने हर एक दिन तुम्हें याद किया है। मैं वापस उस पहाड़ी पे जाता था और वही धुन बजाता था जो तुमने मुझे मुक्सी पर्वत के गुफा में सुनाया था, जहां हमने शुआनवू को हराया था। मैं सोचता था कि तुम सुनोगे और मेरे पास लौट आओगे, लेकिन जब तुम कभी नहीं आए तो मुझे लगा तुम्हारी फीलिंग्स मेरे जैसे नहीं है, और शायद आज भी नहीं है। लेकिन मुझे कहना है लानजान, सिर्फ एक बार। वेइंग ने एक और गहरी सांस ली और सीधा लानजान की आंखों में देखकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वेइंग ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर नीचे झुका दिया, जैसे एक भारी बोझ उसके सीने से उतर गया हो। बस इतना कह देना ही काफी है। अगर ये उसका लानजान को बोले जाने वाले अंतिम शब्द होते हैं तो भी। तभी वेइंग ने महसूस किया एक हाथ बहुत सॉफ्टली उसके फेस को छू रही है, जैसे कह रही हो कि ऊपर देखो। और जब उसने अपना सर उठाया, उसने वो नजरें देखी, वही नजरें जो वो पहले भी देख चुका है, लेकिन कभी उनमें छुपे हुए इमोशंस को समझ नहीं पाया था। लानजान अपने धीमे आवाज में कहता है, वेइंग। वेइंग ने देखा लानजान के आंखों से आंसू बह रही है, और उसने महसूस किया लानजान के फिंगर्स उसकी स्किन को प्यार से छू रही है। ये देख के वेइंग जैसे सांस लेना ही भूल चुका हो। वो बस वही जम गया, हिलने की भी हिम्मत नहीं की। सिर्फ देखता रहा, जैसे जैसे और आंसू लानजान के जेद जैसे गालों पर धीरे धीरे बहते जा रहे हैं। बिना रियलाइज किए ही वेइंग ने अपने हाथों से लानजान के आंसुओं को पोंछने की कोशिश करने लगा, जो लगातार उसकी आंखों से गिर रहे हैं। लानजान के गालों पर वेइंग का टच इतना सॉफ्ट है, जैसे डर रहा हो कि अगर गलती से कुछ गलत कर दिया तो लानजान गायब हो जाएगा हमेशा के लिए। वेइंग कांपते हुए आवाज में कहता है, लानजान, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था, तुम्हें ले जाने के लिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सो सॉरी। वेइंग ने आंखें बंद कर ली, लानजान के टच में अपने आप को जैसे खो बैठा। लानजान का एक हाथ उसके गाल से हटा, उसके कान के पीछे बालों की एक लट को संभाल कर रखा, फिर
नीचे उतरता हुआ उसकी नेक के पीछे ठहर गया। लांजान ने धीरे से कहा, तुम अब यहाँ हो, बस यही मेरे लिए मैटर करता है। फाइनली अपने हाथों पर दोबारा कंट्रोल पाकर वेइंग ने दोनों हाथों से लांजान की कमर को थाम लिया। उन दोनों के बॉडी एक दूसरे से बिल्कुल चिपक गए। वेइंग ने लांजान को अपनी बाहों में भर लिया और अपना चेहरा लांजान की नेक में छुपा दिया। उसकी सारी सेंसेस सिर्फ लांजान की सेंस से भर गई। इमोशंस और सेंसेशंस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वेइंग को चक्कर सा आने लगा। तभी उसने महसूस किया कि कुछ हाथ उसकी बैक से होते हुए उसकी कमर पर आ ठहरे, उसे अपने और करीब खींचता हुआ। वेइंग के अपने हाथ लांजान के बालों को हल्का सा छू रहा है जब उसके उंगलियों के बीच लांजान का सिल्क का फॉरहेड रिबन आया। जैसे ही वो छोड़ने वाला था, उसने अपने कान के पास लांजान की सांसें महसूस की और लांजान ने धीरे से कहा, ये फॉरहेड रिबन ले लो। वेइंग 1 सेकंड के लिए जम गया, फिर एक हाथ लांजान की कमर पर रखकर उसे थोड़ा पीछे किया ताकि वो उसकी आंखों में देख सके और पूछता है, तुमने क्या कहा? लांजान फिर से कहता है, मेरा फॉरहेड रिबन तुम ले लो, ये तुम्हारा है, जैसे मेरा बॉडी, मेरा दिल, मेरी सोल, सब कुछ तुम्हारा है। वेइंग बस लांजान की आंखों में देखता रह गया जब लांजान ने उसका हाथ उठाकर अपने सर के पीछे ले गया जहां उसका फॉरहेड रिबन बंधा है। धीरे धीरे हल्की कांपती उंगलियों से उस रिबन का एक किनारा खींचकर वेइंग ने रिबन खोल दिया। जब उसने वो सिल्वर रिबन अपने हाथ में लिया, उस पे बनी हुई क्लाउड पैटर्न को महसूस किया, वो लांजान की स्किन का वार्मथ महसूस कर पाता है। तभी लांजान ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। रिबन दोनों के हाथों के बीच दब गया। फिर लांजान ने रिबन उठाकर वेइंग के हाथ पर बांध दिया, उसकी कलाई के अराउंड। इसके जवाब में वेइंग ने लांजान का हाथ उठाया और उस जगह ले गया जहां उसके बाल बंधे हुए हैं। लांजान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई जो वेइंग के दिल को बिल्कुल नरम कर गई। जैसे ही वेइंग का लाल रिबन खुला, उसके काले बाल उसके कंधों पर गिर गए और उन लंबी उंगलियों ने उसके बालों को प्यार से उसके चेहरे से हटा दिया। वेइंग ने वो लाल रिबन उठाकर लांजान की कलाई पर बांध दिया। उसके सफेद कपड़ों के खिलाफ वो लाल इतना अजीब लग रहा है, लेकिन अच्छा भी, बिल्कुल उन दोनों की तरह, थोड़ा अलग, थोड़ा अजीब, लेकिन एक साथ एकदम परफेक्ट। लांजान उसे पुकारता है, वेइंग। वेइंग ने मुश्किल से अपनी नज़र लांजान की कलाई पर बंधे उसके रिबन से हटाई और दोबारा उसकी आंखों में देखा। लांजान उसे इतनी सॉफ्टली देख रहा है कि वेइंग की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने इतना मिस किया था लांजान को कि वो खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि जो कुछ अभी हो रहा है वो सच में हो रहा है। लांजान के होठों से हल्की सी कांपती सांस के साथ निकलता है, एक हल्के से आंसुओं भरी मुस्कुराहट के साथ, वेइंग, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वेइंग आंखों में आंसू लेकर ही मुस्कुराने लगा। फिर लांजान की उंगलियां फिर से उसके चेहरे पर आ गई, उसे अपनी तरफ धीरे से खींच लिया।
वेइंग ने आंखें बंद कर ली। उसने दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलना फील किया। एक पल में ही लैंजान के सॉफ्ट लिप्स वेइंग के लिप्स पे आ गए और उस सेंसेशन से वेइंग के होठों से हल्की सी आह निकल गई। वो उस किस में और गहरा डूब गया। पल जैसे खिंच गए, जैसे वक्त ही रुक गया हो। वो किस ऐसे हो रही है जैसे दोनों इस मोमेंट के लिए हजारों सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, जबकि ये उनका पहला किस है। दोनों ने सांस लेने के लिए अलग हुए। उनके फॉरहेड्स अभी भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। उनके नाक एक दूसरे से हल्की हल्की टकरा रही है। वेइंग ने अपना हाथ उठाकर लांजान के हाथों पे रखा, जो अभी भी उसके गालों और जॉलाइन को प्यार से टच कर रहे हैं। उन्होंने अपनी उंगलियां एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर ली और उनके अंगूठे एक दूसरे के हाथों की लकीरों पर गोल गोल हल्की सी टच कर रहे हैं। वेइंग ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? वेइंग ने थोड़ी देर के लिए लांजान के शोल्डर के पार देखा, जहां मेन हॉल के बाहर भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। लोग उन दोनों को घूरने लगे हैं, खासकर वो लोग जो रंग बिरंगे और अजनबी तरह के कपड़ों में हैं, जो शायद दुल्हन के रिश्तेदार होंगे। उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत है, लेकिन दुल्हन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखाई दे रही है, जैसे वो हल्के से सुकून महसूस कर रही हो। जब वेइंग की नजर दुल्हन से मिली, तब दुल्हन ने बस हल्का सा गर्दन झुकाकर एक साइलेंट सी रिस्पेक्ट अदा की। वेइंग ने भी उसके रिस्पॉन्स को समझते हुए हल्के से हामी में सिर हिलाया। वेइंग समझ जाता है, अरेंज मैरिजेस में अक्सर दिल के जज्बात कुर्बान हो जाते हैं जिम्मेदारी और रिस्पेक्ट के लिए। तभी उसकी नजर भीड़ में लांचिरन पर गई। उनका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर सब कुछ तोड़-फोड़ हो रहे हो। तभी वेइंग ने महसूस किया कि लांजान ने उसे हल्का सा पीछे किया, और जब उसने दोबारा लांजान की आंखों में देखा, उसे पता चल गया सब ठीक होगा। वो उसके साथ खड़ा हो गया, अपना बायां हाथ कभी भी उसके दाएं हाथ से अलग ना करते हुए। दोनों ने मिलकर अपने सामने खड़े लांजान के अंकल की आंखों में सीधी नजर से देखा, तैयारी के साथ, इरादे के साथ। लांजान अपने अंकल से कहता है, मुझे पता है कि मैंने अपने सेक्ट और अपने परिवार पर कलंक लगाया है, और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं मे क्लैन से भी माफी मांगता हूँ कि इतनी छोटी नोटिस पे मुझे ये शादी तोड़नी पड़ रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके बावजूद भी लैन क्लैन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेंगे। लांजान ने झुककर दुल्हन के परिवार को प्रणाम किया, अपनी उंगलियों का दबाव वेइंग के हाथ पर बढ़ाते हुए, जैसे डर रहा हो कि उसके इस फैसले से दोनों क्लैन्स के बीच जंग शुरू ना हो जाए। लेकिन सबके सरप्राइज के लिए खुद मे क्लैन की वारिस, जो अपने चमकते हुए लाल शादी के जोड़े में है, आगे आकर बोलती है, मुझे नहीं लगता कि सच्चा प्यार कभी किसी झगड़े की वजह बनना चाहिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी तरफ से आपके क्लैन के लिए रिस्पेक्ट और एडमायरेशन में जरा भी कमी नहीं आई है। उसने भी उतनी ही शिद्दत से झुककर प्रणाम किया, फिर बिना किसी शिकायत के पलटकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी, ताकि वो बेकार के भारी कपड़े उतारकर वापस घर जाने के लिए तैयार हो सके। उसका परिवार भी उसके पीछे पीछे चला गया। वेइंग ने देखा कि लांजान ने एक गहरी सांस ली।
जैसे कुछ बोझ हल्का हुआ हो। वेइंग अपने अंगूठे से लांजान के हाथ की पिछली तरफ हल्की हल्की टच करते हुए उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों को पता है असली तूफान अभी बाकी है। तभी उसी पल लान शिरेन उन दोनों के पास आ गया। तलवार अब भी उनके हाथ में है और उनकी आंखों में एक पागलपन है, जैसे वो बस अभी दोनों को मार डालेंगे। वेइंग घबरा जाता है। उसे लगने लगा कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, कि लांजान का अंकल अब उन्हें इतनी नफरत भरी नजर से देख रहे हैं। लेकिन अब जबकि वेइंग अपने प्यार के साथ फाइनली जुड़ गया है, अब वो पीछे हटने वाला नहीं है, किसी के लिए नहीं। वेइंग ने एक कदम आगे बढ़कर लांजान के सामने खुद को खड़ा कर दिया, जैसे अपने बॉडी से लांजान के अंकल के गुस्से से उसे बचाने की कोशिश कर रहा हो। वेइंग कहता है, क्लैन लीडर लान, मुझे पता है कि आपके दिल में मेरे लिए कोई अच्छी भावना नहीं है। मुझे भी पता है कि आप नहीं चाहते कि मैं कभी दोबारा क्लाउड रिसेसेस में आऊं। मैं तैयार हूँ, मान लूंगा आपकी बात। बस एक बात, लांजान को मेरे साथ जाने दे। अगर आप उसे रोकेंगे या जबरदस्ती यहाँ रखेंगे तो मैं भी यही रहूंगा उसके साथ। अब जिंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब मैं उसके पास ना हूं, चाहे यहाँ क्लाउड रिसेसेस में, चाहे दुनिया भर के सफरों में। जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना जरूरी है कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। वेइंग ने अपनी आखिरी बात कहते वक्त पीछे मुड़कर उस शख्स की तरफ देखा जिसके लिए वो बात बोली गई है। लांजान उसे बस देख रहा है। उसके आंखों में एक हैरानी का एहसास है और होठों में एक इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट है जो वेइंग ने पहले कभी नहीं देखा। पीछे से तलवार के जमीन पर गिरने की आवाज आती है। वेइंग ने पलट कर देखा। लान शिरेन के कंधे अब गिर चुके हैं, जैसे हार मान ली हो, और वो एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मुझे तभी समझ आ गया था कि तुम खुद को खो चुके हो जब तुमने सभी क्लैन लीडर्स के खिलाफ जाकर यीलिंग पेट्रियार्क के साथ खड़े होने का फैसला किया था वांग जी। मुझे लगा शादी के लिए हाँ कहकर तुमने अकल से काम लिया, लेकिन जाओ जहां जाना है, जो करना है करो। तुम्हारे एक्शन से अब ज्यादा और कुछ बचा ही नहीं है जिससे लान क्लैन की इज्जत और ज्यादा गिर जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों कभी दोबारा गूसू वापस आओ। ये बात वही है जो वेइंग एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसे दुख हुआ लांजान के लिए, जिसे अपने ही घर से निकाला जा रहा है। लांजान अपने अंकल से धीरे से कहता है, मैं समझता हूँ अंकल, आप हमें यहाँ दोबारा नहीं देखेंगे। वेइंग ने लांजान की तरफ देखा, कंफर्म करने के लिए कि क्या ये सच में उसका फैसला है। लांजान की आंखों में डिटर्मिनेशन है, और जब उनकी नजर मिली, लांजान ने एक हल्की शांत सी मुस्कुराहट दी। वेइंग के दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया और वो फिर से लांजान के पास आया, उसका हाथ पकड़ने के लिए। बहुत ही सॉफ्ट उंगलियां उसके हाथों में फिर से जुड़ गई और लांजान ने वेइंग को धीरे से खींचकर अपने साथ ले चला जिंगशी की तरफ, अपना सामान पैक करने के लिए। जब उसने बीचन उठाई और दोनों जाने के लिए तैयार हो गए, तभी सीचन खामोशी से उनके पास आए। लांजान सीचन को ग्रीट करता है, भैया। सीचन मुस्कुरा कर कहते हैं, मुझे खुशी है कि तुम दोनों के बीच का मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गया और अब तुम दोनों एक दूसरे के हो गए हो। रास्ते में संभल के जाना और याद रखना, जब मैं क्लैन लीडर बनूंगा तब क्लाउड रिसेसेस का दरवाजा तुम दोनों के लिए हमेशा खुला रहेगा।
सीचन ने अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक रियश्योरिंग स्माइल दिया। फिर वेइंग की तरफ मुड़कर मुस्कुराए और कहा, मैं अपने भाई को तुम्हारे हवाले करता हूँ वेवुशन, इसका ख्याल रखना। वेइंग भी मुस्कुराकर कहता है, जेउजुन, जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कभी भी लांजान को कुछ होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। वेइंग ने सीचन को झुककर प्रणाम किया, फिर लांजान का बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लिया और दोनों एक साथ निकल पड़े। जब वो क्लाउड रिसेसेस के सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, सब कुछ पीछे छोड़ते हुए, तब वेइंग ने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने अपने लवर की तरफ देखा, जो उसे प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ देख रहा है, जैसे उसके चेहरे का एक एक हिस्सा याद कर लेना चाहता हो। वेइंग हल्का सा ब्लश करता है और अपना शोल्डर लांजान के शोल्डर से हल्का सा टकरा देता है और कहता है, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ? उसकी आवाज में मस्ती है और उसकी आंखों के किनारे मुस्कुराहट से क्रिंकल हो गए हैं। लांजान सीरियसली कहता है, हाँ, मेरा वेइंग बहुत खूबसूरत है। लांजान का जवाब वेइंग का उल्टा था, पूरी तरह से सीरियस, जैसे कोई किसी मास्टरपीस को एनालाइज कर रहा हो। वेइंग और भी ज्यादा ब्लश करने लगा और आंखें चुराते हुए बोला, लांजान, ऐसे बातें मत बोलो। अब तुम्हें मुझसे फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारा फोरहेड रिबन मेरे रिस्ट पे है। हम तो अब शादीशुदा ही है। वेइंग के चीक्स का ब्लश अब उसके कानों तक पहुंच चुका है और अब वो लांजान की आंखों में सीधा नहीं देख पा रहा है। वेइंग ने अपना हाथ ऊपर उठाकर दिखाया, जिसमें मेटेलिक क्लाउड पैटर्न धूप में चमकने लगता है। लांजान ने हल्के से किया और तसल्ली से उस लाल रिबन को देखने लगा, जो उसके सफेद रोब्स के साथ एकदम कंट्रास्टिंग लग रहा है। वेइंग ने अचानक पूछा, लांजान, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? लांजान कहता है, कहीं भी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने प्यार के फीलिंग्स में बिल्कुल डूबा हुआ वेइंग हंसने लगता है। उसे याद भी नहीं था कि लास्ट टाइम कब उसने अपने आप को इतना खुश महसूस किया था। उसने अपना सर आसमान की तरफ पलटाया और बोला, तो चलो दुनिया के किनारे तक। तो ये थी कहानी लॉक्ड अवे की, एक ऐसे प्यार की कहानी जो प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। कोई फीडबैक हो या अपने कोई भी थॉट्स कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आप ऐसे और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं नई स्टोरी अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और प्यार में विश्वास बनाए रखना।